ना आज हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आज का सीक्वेंस ऑफ स्टडी कैसा होगा मैं आपको थोड़ा बता दूं। सीक्वेंस ऑफ स्टडी होगा, पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके रिलेटेड एक फिनोमेनन होता है जिसको हम लोग कहते हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में। ठीक है, क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे, इसके कंडीशंस क्या है प्लस इसकी फॉर्मूलाज। ठीक है, सेम टीआईआर के लिए भी हमको पढ़ेंगे कंडीशंस कि कब टीआईआर होता है, प्लस इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से आगे हम शुरू करें। दिस इज द सेकंड माइंड मैप। कल वाला था फर्स्ट माइंड मैप, ये वाला हमारा है सेकंड माइंड मैप। क्रिटिकल एंगल से शुरू करेंगे, टीआईआर के बारे में पढ़ेंगे। टीआईआर का फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, टीआईआर के एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। टीआईआर के एप्लीकेशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे कि प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो इसीलिए देखिए पहले हम लोग टीआईआर पढ़ेंगे, उसके कंडीशंस पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन में हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक हम लोग प्रिज्म के बारे में बात करेंगे और दूसरा टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में बात। ठीक है, तो माइंड मैप आई होप सबको समझ में आ रहा है ये वाला चीज। एंड ये सब कुछ शुरू करने से पहले हम लोग एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे, जो हमने बोला था कि सर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। डायरेक्शन का जो एक्सेप्शन हमने लास्ट दिन बताया था उस बारे में हम लोग बात करेंगे बिफोर वी गो टू ऑल ऑफ दिस। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेप्शन। सर आपने कहा था कि रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन हमेशा चेंज नहीं होता है। तो अगर एक क्वेश्चन आए, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज गिव टू कंडीशंस व्हेन रिफ्रैक्शन ऑकर्स विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन, very important from exam point of view. Give two conditions where refraction हो रहा है, where refraction occurs without change in direction of light. Give two conditions where refraction occurs without change in direction of light. ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला कंडीशन नंबर वन, अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हुआ तो, अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो रिफ्रैक्शन होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलता। रिमेंबर दिस, एक्सेप्शन में डायरेक्शन लिखा है मतलब डायरेक्शन नहीं बदलता, बिकॉज आप लोग अगर बुक खोलोगे आपको बुक के सबसे पहले लाइन में लिखा रहेगा रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। एंड आई एम टेलिंग यू कि सर वो कंडीशन बताइए जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन बेंडिंग नहीं हो रहा है। नो बेंडिंग, डायरेक्शन है नो बेंडिंग, ये है एक्सेप्शन। तो उसके लिए पहला कंडीशन क्या है कि बेंडिंग नहीं होगा। कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा, और अगर दोनों 0 डिग्री है सर तो एंगल ऑफ डिविएशन भी 0 डिग्री होगा, और एंगल ऑफ डिविएशन 0 मतलब बेंडिंग नहीं हुआ। सर थोड़ा डायग्राम बना के दिखा दीजिए इसको। वेरी सिंपल, देखिए ये मेरा बाउंड्री है, एक पॉइंट चुना मैंने, वहां पे मैंने नॉर्मल, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, देखो अगर ऐसे आता है टेढ़ा तब तो एंगल बन रहा है, लेकिन अगर सीधा आता है ऐसे नॉर्मल के बराबर आता है तो एंगल तो बना ही नहीं सर। देखो ना, अगर ऐसे आता है तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, अगर लाइन ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे तो एंगल बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आ गया तो कोई एंगल बना नहीं। तो अगर लाइन ऐसे गिर रहा है तो 0 डिग्री एंगल। That means if the light is falling like this, एकदम along the normal like this, कोई बेंडिंग हुआ नहीं। लेकिन सर देखो मीडियम 1 से मीडियम 2 में तो गया सर, राइट, वेलोसिटी चेंज हुआ है सर, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, वेलोसिटी चेंज हुआ है सर। लेकिन क्योंकि ये परपेंडिकुलर, अच्छा ना बहुत बच्चे गलती करते हैं, सर ये तो 90 डिग्री हो गया सर। अरे भैया 90 डिग्री तो सरफेस के साथ बना है, आई का मतलब क्या है, नॉर्मल के साथ कितना डिग्री बना,
तो नॉर्मल ऐसा था, लाइट भी ऐसा गया, तो नॉर्मल के साथ तो डिग्री बनाएंगे। तो रिमेंबर ये गलती मत करिएगा, डू नॉट से आई इक्वल्स 90 डिग्री। 90 डिग्री सरफेस के साथ बना है और आई का मतलब होता है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो है वो नॉर्मल बराबर गिरा है, नॉर्मल बराबर गिरा है, सरफेस के साथ 90 डिग्री में गिरा है, लेकिन आई का वैल्यू 0 है। इस केस में कोई बेंडिंग नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस केस में कोई भी बेंडिंग नहीं होता है। करेक्ट? ये क्या मेरा केस 1। केस 2, केस 2 सर आप बोल रहे हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तब भी सर नो बेंडिंग। अगेन आई रिपीट, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो बेंडिंग नहीं होगा। पहला केस क्या था, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हुआ तो बेंडिंग नहीं होगा। दूसरा केस क्या है, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तभी भी नो बेंडिंग होगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। तो देखिए मैंने इसको सिंबॉलिज्म में लिखा है, एग्जाम में आप लोग स्टेटमेंट में लिखिएगा, डू नॉट राइट इन सिंबल्स, ठीक है। सो द स्टेटमेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो मेरा बेंडिंग नहीं होगा। और ये चीज मैजिशियंस यूज करते हैं। एक कप में कॉइन रखा, फिर एक लिक्विड डाल दिया, आपने देखा पानी डाल, कॉइन गायब हो गया। भैया पहला बात तो पानी है नहीं, समझ राइट? वो जो लिक्विड उसने डाला है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, इसीलिए वो कॉइन गायब नहीं हो रहा है, बस उसमें रिफ्रैक्शन नहीं, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमें वो कॉइन नहीं दिख रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए कि अ मैजिशियन puts a coin in a glass and pours a liquid X and the coin disappears, what can you say about the refractive index of the liquid? We can say the refractive index of the liquid is same as the refractive index of the glass. Glass और liquid दोनों का refractive index same हो गया, इसलिए coin नहीं दिख रहा है, गायब नहीं हुआ है, बस बेंडिंग नहीं हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो दिख नहीं रहा। एक चीज दिमाग में डालो, क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहले ये बात समझो, बच्चे यही चीज दिमाग से निकाल देते हैं, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। प्लीज अंडरस्टैंड, अगेन आई एम राइटिंग दिस फॉर यू, क्रिटिकल एंगल, इफ आई से क्रिटिकल एंगल, CRITICL, क्रिटिकल एंगल is nothing but angle of incidence। क्या सबको ये समझ में आया? इतना दिमाग में रखना एग्जाम में, क्रिटिकल एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट विद सम कंडीशंस। ब्रैकेट डाल दिया, मतलब कुछ कंडीशंस, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं हो सकता, राइट? एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें तो पहले पता है, लेकिन क्रिटिकल एंगल को अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहा हूं तो हमें दो कंडीशन ध्यान में रखना है, दो कंडीशन, ज्यादा नहीं, दो कंडीशन, राइट? देखो मैं इस तरह से इसलिए लिख रहा था कि आपके दिमाग में बैठ जाए, मैं आपको डेफिनेशन नहीं सिखा रहा, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सो सर पहला कंडीशन क्या है कि लाइट हमेशा डेंसर टू रेयरर जाना चाहिए। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि लाइट रेयरर से डेंसर जाए, डेंसर से रेयरर जाए, रिफ्रैक्शन हमेशा होता है, ट्रू, रिफ्रैक्शन हमेशा होता है, रेयरर से डेंसर में जाए, डेंसर से रेयरर में जाए, डजंट मैटर। लेकिन अगर हमें क्रिटिकल एंगल को मेंशन करना है, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तब हमारे पास कंडीशन क्या है कि भैया डेंसर से रेयरर में ही जाना चाहिए, भीड़ वाले रास्ते से खाली रास्ते में जाना चाहिए, तभी ये क्रिटिकल एंगल आ पाए, ठीक है? तो ये क्या है मेरा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अच्छा सर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होना चाहिए, है ना? बिकॉज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, बेंडिंग होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा। तो सेकंड कंडीशन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होना चाहिए। अगेन अंडरस्टैंड, क्रिटिकल एंगल क्या है सर? क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अच्छा ऐसे ही नहीं सर, दो कंडीशन, क्या कंडीशन है सर? पहला कंडीशन डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए, उसका वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, कुछ और वैल्यू होगा तो क्रिटिकल एंगल नहीं है। बस यही था कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ गए हो तो इसके आगे का चीज बहुत आसान है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सर क्रिटिकल एंगल के कंडीशंस क्या है? सर क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अच्छा बहुत बढ़िया। कंडीशन डेंसर से रेयर में जाना चाहिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तो भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस को किस नाम से पुकारेंगे? क्रिटिकल एंगल नाम से पुकारेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल नाम से पुकारेंगे, खत्म। राइट? ये क्या पूरा कॉन्सेप्ट। नाउ क्रिटिकल एंगल का सिंबल क्या होता है जिसे मैं लिख के रखा है, देखो सी या फिर आई, कुछ भी लिख सकते हो आप। सी लिखो, आईसी लिखो, जिसमें आपको सुविधा। मैं कहूंगा माय रिकमेंडेशन इज आईसी लिखो। इससे आपके माइंड में रहेगा कि क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन विद अ कंडीशन। ये सिंबल का मैं प्रेफरेंस क्यों देता हूं? क्योंकि आप इसको लिखते ही समझ में आ जाएगा क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन विद अ कंडीशन। कौन सा कंडीशन? ये दो कंडीशंस। ये जो मैं लिख के रखा है ना कंडीशंस, ये हमारे दो कंडीशंस। बट अगेन एग्जाम में तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, आपको सिंबल में नहीं लिखना है। एग्जाम में कैसे लिखोगे? सो टू कंडीशंस फॉर क्रिटिकल एंगल। पॉइंट नंबर 1, द लाइट मस्ट ट्रैवल, अगेन आई एम रिपीटिंग, द लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। The light must travel from denser to rarer medium. Second condition, sir, the angle of refraction should be 90 degree. The angle of refraction should be 90 degree. इसको और बेहतर लिखना है तो लिखो the angle of refraction in the rarer medium should be 90 degree. और बेहतर बन गया आंसर। The angle of refraction in the rarer medium should be 90 degree. अच्छा सर एक डायग्राम बना के दिखाइए थोड़ा सा, बताओ ना। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि लाइट कहां से कहां पे जाना चाहिए? डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है सर। चलिए लाइट को डाल दो, ये गया मेरा लाइट। ठीक है सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री है? सर लेट्स से ये 35 डिग्री से 35। ठीक है कोई बात नहीं, कैसे जाना चाहिए सर? वो ऐसे निकलना चाहिए। लेकिन सर वो तो रेयर में जा रहा है तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो ऐसे बेंड हो जाएगा सर। ठीक है ये एंगल मान लो कितना डिग्री सर? ये हो गया सर 70 डिग्री। बहुत बढ़िया। अच्छा फिर मैंने कहा सर एक काम करते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 35 था ना, अभी दूसरे डायग्राम में उसी पॉइंट में मारेंगे, उसी पॉइंट में स्ट्राइक करेंगे, लेकिन 35 पे जगह 40 डिग्री कर देंगे। अच्छा करो, कोई बात नहीं। 40 डिग्री तो किधर जाना चाहिए था सर? ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो अभी फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। रियल में अभी फ्रॉम द नॉर्मल होता है। कितना डिग्री हो गया सर? 1 डिग्री। बहुत बढ़िया बात है। अभी बोला सर एक काम करिए, थोड़ा और बढ़ाइए। अभी कितना डिग्री सर? 42 डिग्री। 42 डिग्री। तो सर अभी देखा गया है कि जैसे मैंने 42 किया, ये सब मेरा आई। जैसे मैंने बढ़ाते इसको 42 किया, अभी लाइट ना ऐसे निकल। अभी देखो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। देखिए 35 में 70 डिग्री था, 40 में 80 डिग्री था, थोड़ा और बढ़ाया 42 में, कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। जब ये R 90 डिग्री हुआ तब मैं इसको I नहीं कहूंगा, इसको मैं I से कह दूंगा, खत्म। जो पहले मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहा था, मैंने देखा सर क्या यहाँ पे 90 डिग्री हुआ? नहीं हुआ, सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या यहाँ पे 90 डिग्री हुआ? नहीं सर ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो अभी इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलेंगे, अभी इसको क्या नाम से पुकारेंगे? क्रिटिकल। तो देखिए दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो। पहला डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर बड़ी बराबर। इन दो केस में क्या R 90 था? नो सर, तो यहाँ पे I और I लिखूंगा। लेकिन तीसरे वाले केस में क्या R 90 डिग्री हुआ? हाँ सर हुआ, तो इसको I की जगह मैंने क्या लिख दिया? IC मतलब क्रिटिकल एंगल। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते एक पर्टिकुलर वैल्यू को बढ़ रहा था, मतलब एक ऐसा वैल्यू आया कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे आ गया 90 डिग्री, तो इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे कितना आया? 90 डिग्री। सो वी विल से, तो ये I और नहीं रहा, ये I बन गया IC। इट इज नो मोर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज नाउ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्लियर? होपफुली दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते एक ऐसा एंगल बना कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री हो गया, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या नाम से पुकारेंगे? क्रिटिकल एंगल नाम से पुकारेंगे। कंडीशन क्या ध्यान में रखना है कि डेंसर से रेयर,
डेंसर से रेयर जाना चाहिए। और दूसरा, सारे डेंसर से रेयर जा रहे हैं लेकिन क्या सारे आई को आई से बोलेंगे? ना ना ना, जब तक R90 नहीं हो रहा है तब आई को आई बोलेंगे। जैसे R90 हो गया तब आई को IC बोलेंगे। IC मतलब क्रिटिकल एंगल। After we understand the concept, let's understand the formula. The formula is very simple, right? देखो, sir, if I say, sir, refractive index is equals to sin I by sin R. We know this formula. Now here in this case, the light is coming from denser to rarer. How will I write it? I will write D. I will write R. See, this is the way you write it. DR. D means it is coming from denser. R means it's going into rarer. ठीक है? DR means it is coming from denser and going into rarer. Okay. Now, so sir, what is the value of I? I means 1 by 42. I here becomes IC. Because angle of incidence I am calling it as critical angle. When sir, when R equals to T. Look at this concept. Very simple. Very simple. He बोल रहा, sir, the light is coming from denser to rarer. Okay, very good. First condition satisfied. Then, sir, if the R is 90 degree, instead of I will write here IC. Follow for a Koji concept. I am saying the light is coming from denser to rarer. Okay, sir, denser to rarer. Very good. Then, R अगर 90 होता है, तो I becomes IC. तो देखो मैंने वैल्यूज को से बदल दिया। पहले मैंने क्या लिखा था? पहले मैंने ये सब नहीं लिखा था, ये सब नहीं लिखा था, सीधे लिखा। फिर मैंने स्पेसिफाई करना शुरू किया, कंडीशंस को डालना शुरू किया। क्या कंडीशन डाला मैंने पहले? कि सर ये डेंसर से रेयर में जाना। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट कंडीशन मैंने क्या डाला सर? कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R का वैल्यू 90 डिग्री है। वेरी गुड। तब इमीडिएटली क्या होगा? I तो अभी I नहीं होगा, I के बदले में क्या हो जाएगा? IC। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं सर? फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल। ये डेरिवेशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। Derive the expression for critical angle. So you have to follow this one. Now, what is the value of sin 90 degree? It is 1. So now I can write refractive index denser to rarer equals to sin IC. Because नीचे 90 तो 1 हो गया, sin 90 का वैल्यू तो 1 हो गया, तो ऊपर में क्या बचा? सिर्फ sin IC बचा। नीचे में sin 90 तो गायब हो गया, 1. Now, अगर आपको याद है, कल मैंने आपको रिवर्सिबिलिटी सिखाया था। रिवर्सिबिलिटी, उसका एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। इफ यू डोंट रिमेंबर, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1। ये फॉर्मूला मैंने कल सिखाया था आप लोग। इसके अंदर में सर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के अंदर में मैंने बताया रिवर्सिबिलिटी। या कहीं डायग्राम करवाया था, रिवर्सिबिलिटी बताया था। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1। इसको पलट दो तो ये रिवर्स हो जाए। नाउ इसको देखिए सर, अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूं, R और D को रिवर्स करना चाहूं, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अगेन आई रिपीटिंग, ध्यान दीजिएगा सर, हम चाहते हैं D के जगह R आ जाए, R के जगह D आ जाए। तो सर ये जो sin IC है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस? प्लीज बताइएगा, डाउट है तो। ठीक है, इफ देयर इज अ डाउट प्लीज टेल मी। तो सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, मैं बोल रहा हूं डेंसर से रेयर। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं उल्टा लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? Refractive index rarer to denser. Refractive index rarer to denser is equal to 1 divided by sin IC. देखो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो सर मैंने लिखा था डेंसर टू रेयर, अभी मैं इसको उलट रहा हूं, रेयर टू डेंसर कर, R को पहले D को बाद में लिख रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो ये भी पलट जाएगा। और ये बन गया मेरा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। क्योंकि 1 बाय साइन मतलब होता है कोसेक, 1 बाय साइन मतलब होता है कोसेक। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया सर? मेरा फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर टू डेंसर इक्वल्स टू कोसेक IC। दैट्स माय फॉर्मूला। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर टू डेंसर, द डेंसर मीडियम is equals to cosec into IC, cosec IC. Guys, it's a very very important formula. ठीक है, अगर डाउट है तो मेरे को 2 नहीं 10 बार पूछ लीजिए, ये क्लियर होने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। You can expect a numerical from this particular concept. It's a very very important part of this. ठीक है।
क्रिटिकल एंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ दिस। अगेन मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर टू रेयरर क्या था सर? साइन आई सी। लेकिन हमें उल्टा लिखना है, हमें क्या लिखना है? रेयरर टू डेंसर लिखना है। तो ये क्या बचा? ये भी उलट जाएगा, पलट जाएगा, दैट इज रिवर्स हो जाएगा 1 by sin x। एंड 1 by sin का मतलब भी होता है कोसेक। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर टू डेंसर इक्वल्स टू cosec IC। That's it. Please make sure you know how to prove the formula and you remember the formula. So refractive index radius to tensor equals to cosec IC। ये हो गया मेरा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। तो ये थे कंडीशंस, डायग्रामेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाया कि क्रिटिकल एंगल का ये फॉर्मूला कैसे आया। न्यूमेरिकल आएगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा आपको, अगर प्रूफ करने बोला जाए तो ये वाला प्रोसेस को करके देखो। वन मोर क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम क्रिटिकल एंगल, प्लीज राइट इट डाउन। देखो, द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज 24 डिग्री। प्लीज राइट डाउन, द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज 24 डिग्री। तो लास्ट दिन मैंने क्वेश्चन दिया था कि सर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.4। अभी मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूं? क्रिटिकल एंगल इज 24 डिग्री। एक्सप्लेन। If light travels from diamond to air at an angle of incidence equal to 24 degree, comma, the angle of refraction will be 90 degree, and the light will graze, G-R-A-Z-E, graze along the surface of the diamond. And the light will graze along the surface of the diamond. So see, very simple. मैंने कहा कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड द क्रिटिकल एंगल मैंने कहा 24 डिग्री। मतलब अगर लाइट डायमंड से एयर में जा रहा है, और अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। ये इसका मतलब होता है कि क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर लाइट डायमंड से डेंसर टू रेयर, डायमंड से एयर में जा रहा है इतने डिग्री एंगल में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90। और इसका मतलब क्या होगा? वो सरफेस को खिसते हुए निकल जाएगा। ग्रेस अलोंग द सरफेस का मतलब होता है कि सरफेस को खिसते हुए निकल जाएगा, सरफेस को खिसते हुए निकल जाएगा। दैट इज व्हाट यू मीन बाय ग्रेस अलोंग द सरफेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने डायमंड दिया, एग्जाम में वो कुछ भी बोल सकता है, ग्लास, वाटर, एनीथिंग, आंसर सेम होगा, सिर्फ वैल्यू बदल जाएगा। 24 की जगह 32 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, इट कैन बी एनी वैल्यू, राइट। नाउ इसका एक और पहलू है इस क्वेश्चन का, लिखने का जरूरत नहीं, बस सुन लीजिए कि सर डायमंड इतना स्पार्कल क्यों कर रहा है? डायमंड इतना स्पार्कल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है। अंडरस्टैंड दिस? डायमंड को हम पकड़ेंगे ऐसे देखेंगे ना तो वो स्पार्कल करता है, शाइन करता है। क्यों? बिकॉज डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, 24 डिग्री इज वेरी लेस। सो क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज वेरी लेस, इसलिए वो स्पार्कल करता है। क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड वेरी लेस मतलब 24 डिग्री, इसलिए वो स्पार्कल करता है। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, डायमंड के लिए 24 डिग्री, इसीलिए वो चमकता है। ग्लास एयर, इसके लिए मेरा क्रिटिकल एंगल बोला गया है आपका अराउंड 42 डिग्री या 45 डिग्री, 45। ठीक है, मतलब अगर लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, क्रिटिकल एंगल आपको बोला गया 45 डिग्री। येलो लाइट, येलो तो कौन सा लाइट को मैंने हिट किया था? येलो लाइट को हिट किया, तो क्रिटिकल एंगल कितना था? 42 डिग्री। अभी मैं येलो को रिप्लेस कर रहा हूं रेड के साथ, तब मेरा जो क्रिटिकल एंगल होगा क्या वो 45 भी होगा, उससे ज्यादा होगा या कम? क्वेश्चन समझिए, मुझे बोला गया है ग्लास से एयर में मेरा लाइट जा रहा है, क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, कौन सा कलर का लाइट लिया मैंने? येलो कलर का लाइट लिया। अभी सेम ग्लास से एयर में जा रहा है, लेकिन अभी मैं कौन सा लाइट ले रहा हूं सर? रेड लाइट। अभी अगर मैं रेड लाइट इस्तेमाल करता हूं तो क्या मेरा क्रिटिकल एंगल यही रहेगा या बदल जाएगा? पहले समझो, will it remain same or will it change? It will change. Very good, it will change, right? Okay, if I use blue light, then will it remain same or will it change? Remember this. अगर
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ बढ़ता है तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाता है। अगर वेवलेंथ घटता है तो क्रिटिकल एंगल भी घट जाता है। इन अदर वर्ड्स, क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अब बताओ, रेड का वेवलेंथ ज्यादा या ब्लू का वेवलेंथ ज्यादा? विपजोर याद करो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। रिमेंबर, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो मोर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किससे? 45 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ब्लू का वेवलेंथ तो कम है सर, तो जब ब्लू लाइट इस्तेमाल करेंगे उसका क्रिटिकल एंगल लेस हो जाएगा। मतलब रेड लाइट, देखो मीडियम सेम है, ग्लास टू ईयर ही है, मीडियम को मैंने चेंज नहीं किया। मैंने येलो लाइट लिया था तो 45 डिग्री था, अगर मैं रेड लाइट लेता हूं तो शायद ये 48 डिग्री हो जाएगा, और अगर मैं ब्लू लाइट लेता हूं तो शायद ये 42 डिग्री हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यू विल गेट गाइस। आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, नो, वो समय गया। अभी दिमाग लगाओ कि सर अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ता है। तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा है। ब्लू लाइट के लिए कम है, क्रिटिकल एंगल कम। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है सर? वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने पॉइंट दिखाया है फैक्टर्स में आता है। ये किस में आता है? फैक्टर्स। तो क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है। और दूसरा चीज सर, क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर। ये हो गया मेरे फैक्टर्स, ये हो गए मेरे फैक्टर्स। दैट मींस सर अगर कोई मुझसे पूछे कि क्रिटिकल एंगल कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, हम पहले बोलेंगे सर वेवलेंथ मतलब कलर, और दूसरा टेम्परेचर। वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। सर क्रिटिकल एंगल की कंडीशंस क्या है? अगेन दो कंडीशन, डेंसर टू रेयरर। दो कंडीशंस, डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, आर का वैल्यू 90 होना चाहिए। सर क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है सर? यह है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, म्यू आर टू डी इक्वल्स टू कोसेक आईसी। बस क्रिटिकल एंगल बस इतना ही पढ़ना है और कुछ है ही नहीं इससे पढ़ने की। तीन चीजें। पहला चीज सर, क्रिटिकल एंगल का कंडीशन क्या बता दो, डेंसर टू रेयरर आर 90। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है सर, क्रिटिकल एंगल के कंडीशंस बता दो। दो कंडीशंस, सॉरी दो फैक्टर्स है सर, फैक्टर्स बता दो। दो फैक्टर्स, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। वेरी गुड सर। तीसरा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बता दो, म्यू इक्वल्स टू कोसेक आईसी। म्यू मतलब रेयर टू डेंसर कोसेक आईसी, खत्म। बस यही पे और इतना ही था क्रिटिकल एंगल का बात। ये समझ गए हो तो ये बहुत आसान। द फुल फॉर्म फॉर द नेक्स्ट टॉपिक TIR इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, मैं इसके आगे चलता हूं, ठीक है ना। आप में से कोई मेरे को बोलेगा कि सर ये तो आपका वाटर सरफेस था, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, आपने एक पॉइंट चुना था या आपने पॉइंट चुना था, फिर आपने अपने नॉर्मल बनाया सर, वेरी गुड। अच्छा सर, आपने यहाँ पे 42 में हिट किया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं इससे ज्यादा एंगल में हिट करना चाहता हूं, ठीक है, करो। आपका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 43। क्लियर? तो सर अभी लाइट क्या करेगा? ऑलरेडी 90 हो गया, अभी क्या करेगा? अंदर आएगा? यस। अभी वो उधर जा ही नहीं पाएगा, मतलब रेयर में वो जा ही नहीं पाएगा, विल नॉट कम हियर, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कितना डिग्री एंगल है सर? 40। तो देखो अभी तक हम लोग रिफ्रैक्शन 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 कर रहे थे, अचानक से हमने क्या देखा कि सर अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी मेरा आई है, लेकिन इस आई का खासियत क्या है सर? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस आई? दैट दिस आई इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस आई? द आई इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। ये 42 में क्रिटिकल एंगल हो गया था, 42 में क्रिटिकल एंगल पहुंच गया था, उससे ज्यादा भी नहीं किया, तो अभी क्या होगा? लाइट अभी रेयर में जाएगा ही नहीं, वो वापस से बाउंस करके डेंसर मीडियम में ही घुस जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन अंदर में ही हो गया, डेंसर में ही हो गया,
रेयर में गया ही नहीं. So this is what we call TIR, that is total internal reflection. सर कभी कभी एग्जाम में ना TIR का डेफिनेशन पूछा जाता है. डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम. तो इसको नेग्लेक्ट मत करिएगा. कैसे लिखना है? वेरी सिंपल. लिखना है when light travels from denser to rarer medium, ठीक है, and the angle of incidence is more than the critical angle, then the light bounces back into the denser medium. Again I'm repeating, when light travels from denser to rarer medium and the angle of incidence is more than the critical angle, the light bounces back into the same medium. This process is called total internal reflection. Okay, simply if you understood the concept, definition अपने से बना लीजिए. ये कोई हाई-फाई लॉजिक है ही नहीं. सिंपली यही वाले लॉजिक को हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे. ना इसको और सिंपलीफाई कैसे करना है? कंडीशंस लिखेंगे. कंडीशन को जोड़ दोगे तो डेफिनेशन बन जाएगा. ठीक है, कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं. मैं ये वाला कंडीशन ही रख कर रहा हूं. Reflection always follows I equals to R. Reflection always follows I equals to R. So whatever is this one, this the same angle will be this. Okay, so conditions क्या है सर? Conditions पहला same as this one, denser to rarer होना चाहिए. That's condition number 1. Right? कि light should travel from denser to. उल्टा नहीं होगा. उल्टा में TIR होता ही नहीं है. rarer to denser वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो. इस पार्ट में इसलिए मैंने लास्ट दिन करवा दिया था जो ना. आज वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा डेंसर टू रेयरिटी हम लोग ले रहे हैं. ठीक है. और सेकंड कंडीशन क्या है सर? सेकंड कंडीशन है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन द क्रिटिकल. मेरा जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. अगर ये दो कंडीशन सैटिस्फाइड है देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. ओके, तो ये हो गया हमारे कंडीशंस. राइट. अभी इन दो कंडीशंस को जोड़ दो, आपको डेफिनेशन मिल जाएगा. क्या ऐसे जोड़ेंगे सर? when light travels from denser to rarer medium and the angle of incidence is more than the critical angle, then the light reflects back into the same medium. This process is called total internal reflection. This process is called total internal reflection. Okay, now यहां से एक और क्वेश्चन आ सकता है इस बार 2 मार्क्स का. ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन. प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन. इट्स अ 2 मार्क्स क्वेश्चन दैट कैन कम. डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, difference between total internal reflection and reflection from plane mirror and reflection from plane mirror. Difference between total internal reflection and reflection from plane mirror. मतलब नॉर्मल प्लेन मिरर में जो हमने क्लास 9 में सीखा था ना, नॉर्मल प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है और ये हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? 3 पॉइंट लर्न करके जाना है. 3 पॉइंट्स. पहला पॉइंट सर, कंडीशन से TIR में डेंसर टू रेयर होना चाहिए. नॉर्मल रिफ्लेक्शन में कुछ भी हो, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, डजंट मैटर. तो ये कंडीशन है आपका पहला पॉइंट बन गया कि आप 2 कॉलम बनाओगे, TIR, नॉर्मल रिफ्लेक्शन. पहला पॉइंट क्या लिखोगे? द लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर. और इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे? द लाइट कैन ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर और फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डजंट मैटर. नॉर्मल रिफ्लेक्शन में कहां से लाइट ट्रैवल कर रहा है मैटर नहीं करता. ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट अंडर TIR लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल. और नॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, डजंट मैटर, एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन हो जाएगा. और तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एनर्जी लॉस नहीं होता है. There is no energy loss in total internal reflection. लेकिन नॉर्मल रिफ्लेक्शन में एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए एनर्जी लॉस होता है. करेक्ट. नाउ ये थर्ड पॉइंट है, इसको मैं लिखवा दे रहा हूं इन अनदर क्वेश्चन. प्लीज राइट डाउन. राइट, ये थर्ड पॉइंट दूसरे तरीके से आ सकता है. लिख लीजिए ये वाला भी. Why do we prefer TIR over normal reflection? Why do we prefer
TIR ओवर नॉर्मल रिफ्लेक्शन। नॉर्मल रिफ्लेक्शन से ज्यादा हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्यों प्रेफर करते हैं? लिख लीजिए, इन TIR, ये वाला लाइन, दो लाइन का आंसर है, बस नोट डाउन कर लीजिए। इन TIR 100% एनर्जी ऑफ लाइट इन TIR, शॉर्ट फॉर्म में TIR, एग्जाम में TIR मत लिखिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। इन TIR 100% एनर्जी ऑफ लाइट is reflected back, giving brighter image। जो इमेज बनता है ना वो ब्राइट बनता है, giving brighter image। in TIR 100% energy of light is reflected back, giving brighter image। but in normal reflection due to absorption energy is lost and the images are less bright, see, these are not direct questions, but these are conceptual questions which can be asked in different ways, okay। so TIR में क्या हुआ सर, 100% एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक, इसलिए ब्राइट इमेज बन रहा है। और नॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है सर, एनर्जी थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, थोड़ा सा लॉस हो जा रहा है, इस वजह से उतना ब्राइट इमेज नहीं बन रहा है, इसीलिए हम लोग TIR प्रेफर करते हैं देन नॉर्मल रिफ्लेक्शन, ओके। ये हो गया हमारा TIR का कंडीशंस का, अब हम आते हैं TIR की एप्लीकेशंस, ठीक है। दो तीन एप्लीकेशन लिख लीजिए, फिर हम लोग प्रिज्म में जाएंगे। दो तीन बेसिक एप्लीकेशन लिख लीजिए। मिराज, MIRAGE, मिराज। पॉइंट नंबर 2, स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड। तो ये मिराज आपने सुना होगा, डेजर्ट में मिराज देखकर, दूर में पानी दिख रहा है, थोड़ा पानी बह रहा है, लेकिन एक्चुअली में पानी नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि वो पानी। तो ये जो मिराज, जो इल्यूजन है, ये क्यों होता है? TIR की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड, एक डायमंड स्पार्कल कर रहा है, क्यों? TIR की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है सर? आपके घर में जो वाईफाई का लाइन है ना, जो वाईफाई, जिस तार से वाईफाई जोड़ा जाता है, उसके अंदर में ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल होता है, नॉर्मल वायर नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर। तो उसके अंदर में जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रांसफर होता है, वो कैसे ट्रांसफर होता है? इस मेथड से, TIR से। रिफ्लेक्ट करते करते वो वेव्स आगे बढ़ते, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर। तो 3 लिखा है मैंने, मिराज, स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, अ क्रैक्ड ग्लास वेसल शाइन्स, क्यों? अगेन TIR। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली, आप लोग के 10th के सिलेबस में मिराज बोलिए या डायमंड का स्पार्कलिंग बोलिए या ऑप्टिकल फाइबर बोलिए, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, 12th में है। जब आप लोग 12th में, जो लोग साइंस लेके जा रहे हैं, जब हम 12th पढ़ाते हैं, तब वहां पे हम लोग समझाते हैं कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर में हो रहा है TIR, कैसे मिराज फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे डायमंड स्पार्कलिंग हो रहा है। बट एज ऑफ क्लास 10 आपको सिर्फ जानना है कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, उसका डिटेलिंग आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो बस आपको पूछा जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि सर, डायमंड स्पार्कल्स when looked at a particular looked from a particular angle due to what? due to TIR। बस शॉर्ट क्वेश्चन, कि अगर एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल से हम देखेंगे तो वो स्पार्कल करेगा, क्यों? बिकॉज ऑफ TIR। अगेन, सर, वी सी मिराज इन अ डेजर्ट ड्यू टू TIR, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर से, सर, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन, इट इज बेस्ड ऑन डैश TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, खत्म। तो रिमेंबर, ये जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स लिखा है एप्लीकेशन में, इसका डिटेलिंग नहीं आएगा। दे विल नॉट टेल यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ये सब नहीं आता, ठीक है। बस मिराज TIR पे डिपेंड करता है, ऑप्टिकल फाइबर TIR पे डिपेंड करता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड TIR पे डिपेंड करता है। बस इतना जानना आप लोग के लेवल के लिए काफी है। रिमेंबर दिस फैक्ट, whenever you are writing critical angle, you should mention critical angle for a pair of medium, because
अगर दोनों में से एक भी मीडियम चेंज हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा। डायमंड को पानी में रखे क्रिटिकल एंगल बदल गया, डायमंड को एयर में रखे क्रिटिकल एंगल बदल गया। नाउ अनदर क्वेश्चन, राइट, मेरे दिमाग में आया बात करते थे, सर अगर मैं डायमंड को ले जाके पानी में रख दूं तो क्या मेरा क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा या घटेगा सर? इमेजिन इट दिस वे, इफ आई टेक द डायमंड, इफ आई होल्ड इट इन एयर, इट्स शाइनिंग। शाइनिंग का कंडीशन क्या था कि क्रिटिकल एंगल कम होगा तो शाइन करेगा भैया। लेकिन जब मैंने पानी में डाल दिया, आप ही बोल रहे हो कि पानी में डालने से शाइन कम हो जाए। अगर शाइन कम हो गया तो डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बढ़ गया होगा। Are you getting my point? That means if I put the diamond in water, the critical angle will increase. That is, critical angle will somewhat be around 32 degree. So remember this. मैंने तो एक डायमंड का एग्जांपल लिया, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, just to test your knowledge. See, this is not a very difficult question. This is a conceptual question. कि आप जब एप्लीकेशन सीख रहे हो, क्या आप सच में समझ रहे हो, बस रट्टा मार कि डायमंड को पानी में डाल दिया, शाइन नहीं कर रहा है, मतलब क्रिटिकल एंगल बढ़ गया है सर। और अगर कभी शाइन ज्यादा कर रहा है तो क्रिटिकल एंगल घट गया। सो रिमेंबर दिस, मोर द क्रिटिकल एंगल लेस शाइन, लेस द क्रिटिकल एंगल मोर शाइन। पानी में नो शाइन, क्रिटिकल एंगल बढ़ गया। So that means when I place the diamond in water or any other denser medium, तो क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस। तो इसको लोग लिखेंगे कैसे सर? कोई एक स्टेटमेंट बता दो जिससे हम लोग ये हमेशा सही कर पाए एग्जाम में। तो बहुत सिंपल है कि सर इफ द डायमंड और एनी मटेरियल, मैं भी डायमंड का एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपने इसको डेंसर मीडियम में रखा, डेंसर में, तो क्रिटिकल एंगल डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने इसको रेयरर मीडियम में, रेयर, तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो डेंसर का मतलब ये नहीं कि डायमंड से ज्यादा डेंसर, नो नो नो, डायमंड से कम डेंसर होना चाहिए। डायमंड सबसे ज्यादा डेंसर है, आप मीडियम में रख रहे हो, मान लो आपने रखा तेल में, तो तेल डेंसर है लेकिन डायमंड से ज्यादा डेंसर नहीं है। ओके, सो सर अगर मैं जिस मीडियम में डायमंड को रख रहा हूं, अगर वो पहले वाले से ज्यादा डेंसर हो तो क्रिटिकल एंगल घट जाए, और अगर मीडियम पहले वाले से रेयर है तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाए। सो प्लीज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि अगर मैं डेंसर, मतलब किससे डेंसर, कंपैरेटिवली जिसमें था उससे ज्यादा डेंसर में चले गए, क्रिटिकल एंगल घट गया। जिसमें था उससे रेयर मीडियम में चले गए, क्रिटिकल एंगल बढ़ गया। So this is another conceptual question which can come in your exam. If I drop a diamond in a glass of water, will the critical angle increase or decrease? The answer is the critical angle will increase.